खेसारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी फिल्म में रिलीज हो रही है कुली नंबर 1 5 तारीख को, क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर? सबसे पहले कि इस चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको मेरे तरफ से प्रणाम। और कुल्ली की जो सब्जेक्ट है हमारी, जो अश्लीलता का हमेशा दाग लगा रहता है भोजपुरी पे, तो हम लोगों ने और मैं जितने भी इधर सिनेमा कर रहा हूँ एक सोशल काम पे कर रहा हूँ, ताकि कुछ तो उससे दुनिया सीखे। क्योंकि एक फिल्म ऐसा चीज़ होता है कि उससे कहीं ना कहीं कुछ सीखने को मिलता है, दुनिया उस चीज़ों को फॉलो करती है। तो एक संदेश है कि पहले के बच्चे अनाथ होते थे, आजकल माँ बाप ही अनाथ हो जाते हैं। तो उसके लिए रिलीज हो रही कुली नंबर 1, क्या कहना चाहेंगे फिल्म के लिए? सबसे पहले इस चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको प्रणाम मेरा। और कुली नंबर 1 एक ऐसी फिल्म है कि कुली का मतलब ये नहीं कि हम किसी का सामान उठाते हैं। कुली एक सब्जेक्ट है कि पहले बच्चे अनाथ होते थे, आजकल माँ बाप ही अनाथ हो जाते हैं और उनका बोझ उठाता है एक अनाथ आदमी। तो अगर इस फिल्म को देखकर अगर कोई भी आदमी जो माँ बाप को अनाथ आश्रम छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, अगर उन्होंने अपने बाप माता और पिता को अपना लिया तो शायद ही हमारा सिनेमा बनाना सार्थक हो जाएगा। यही उद्देश्य है और एक अच्छी सिनेमा का हिस्सा हूँ मैं, इस बात की खुशी है मुझे। और मेरे तरफ से पूरी टीम को दिल से थैंक यू कि जो बिहार में किसी टाइप की सिनेमा लोग बनाते हैं, रिलीज़ करते हैं, तो हमने एक अच्छी सिनेमा बनाने की काम किया है। अगर इसको लोग पसंद करेंगे और ऐसे सिनेमा को बढ़ावा देंगे, दिखने का काम करेंगे, तो शायद हर आदमी एक अच्छा सिनेमा बनाने का काम करेगा और पब्लिक तक पहुंचाने का काम करेगा। खेसारी जी, क्या ज़रूरत पड़ी कि आपको कुली बनना पड़ा अब फिल्म में? देखिए, कुली तो हर आदमी है, कोई समाज का बोझ उठाता है, तो कोई परिवार का बोझ उठाता है, तो कोई देश का बोझ उठाता है। तो कुली तो हर आदमी है, लेकिन कुली बनने का मेरा एक उद्देश्य था कि मैं गोविंदा जी से काफ़ी प्रभावित हूँ और मैं उनको अपना आइडियल मानता हूँ। तो उनका मैं सिनेमा देखा था, लेकिन उस सिनेमा से हट के सिनेमा है, हमने नाम रखा है वो, लेकिन कुली बच्चन साहब भी बने हैं, लेकिन उन्होंने सामान का बोझ उठाया है। लेकिन मैंने इसमें उन बुज़ुर्गों का बोझ उठाया है जो जिनका कोई सहारा नहीं है। बेटा और बहू होते हुए भी वो वृद्धाश्रम में अपने जीवन को गुजारते हैं और अपनी खुशियों से दूर रहते हैं। मैंने उनका बोझ उठाया है और फिर उनको अपने बच्चों से मिलवाया है। तो जब एक समाज को आईना की ज़रूरत है, बस दिखाने वाला चाहिए, तो मेरी एक कोशिश है कि मैं आईना बनकर समाज को दिखाने का काम करूं। और मेरे डायरेक्टर लाल बाबू पंडित, सुरेंद्र जी, उसमें जो कोई एक्टर लोग हैं आपके काजल रघवानी जी, मैं और बहुत सारे एक्टर हैं, तो सबको दिल से थैंक यू कि सबने बहुत अच्छा काम किया है। और वो अनाथ वृद्धाश्रम के बुज़ुर्गों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो और रियल हम लोगों ने अनाथ आश्रम से, वृद्धाश्रम से रियल बुज़ुर्गों को लाया था जो अपने बच्चों से दूर हैं, जो उन खुशियों से दूर हैं, जो दीपावली की खुशी होती है, जो छठ की होती है, जो होली की होती है, जो त्यौहार होते हैं, वो अपने बच्चों से दूर रह के कैसे फील करते हैं। और उन्होंने रियल काम किया क्योंकि वो फीलिंग उनके अंदर थे। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने किसी एक्टर को इसमें प्रमोट किया, हमने वृद्धाश्रम को ही प्रमोट किया और वृद्धाश्रम के ही लोगों को लाया उस काम के लिए, ताकि उनको असली दर्द, बच्चों से दूर रह के उनको जो दर्द महसूस होती है, उस दर्द के पीड़ा को वो उस सिनेमा तक ले जाएं, ताकि उसको देखकर हर वो बच्चा, हर वो माँ, हर वो पोता अपने दादी, अपने दादा से मिलने का काम करे और उनको भरपूर प्यार देने का काम करे। खेसारी जी, ये जो पिता से कोई देखी है फैमिली? देखिए, मैं जो वृद्धाश्रम से लोगों को कम से कम 30-35 लोगों से जो हम लोगों ने जिनके साथ काम किया, वो भी तो किसी के माँ बाप ही है। ऐसा नहीं कि वह ऐसा होता नहीं है। आजकल जो सोसाइटी है, हो सकता है कि हमारे माँ बाप पुराने ख्यालात के हैं और वो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। उनको लगता है कि नहीं, हमारे बीच में रह के हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमारी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि आज वो बुज़ुर्ग हो गए हैं और हम उनके बच्चे हैं, लेकिन हमारे भी तो बच्चे हैं और हम भी किसी दिन बुज़ुर्ग होंगे। और हमारे साथ उसमें एक डायलॉग बोलता है कि एक लड़का है जो बोलता है कि वो तो ऐसा ही करते हैं, उनका यही आदत है, अगर पैसा चाहिए तो बोलो मैं भेज देता हूँ, उनका दवा बीरो करा देना।
तो उनका देहांत होता है, उन्होंने एक बात शब्द बोली और आज भी मेरे मन में है कि बेटा, मैं वो रो रहे थे तो मैं बोला आप चाचा रो क्यों रहे हैं? तो उन्होंने एक बात बोली कि बेटा मैं बात इसलिए रो रहा हूँ कि मैं तो इस वृद्धाश्रम में अपने जीवन को काट लिया, पता नहीं मेरा बेटा ये समय और ये माहौल झेल पाएगा कि नहीं, मुझे इस बात की तकलीफ है। वो आज भी मेरे मन में जहन में याद है कि एक माँ बाप वो मरते मरते भी वो वृद्धाश्रम में रह के भी अपने बच्चे के बारे में ही सोचते रहे वो, और वो गुजर जाते हैं। तो होता है हमारे माँ बाप हम हमें से दूर होकर हमें लगता है कि नहीं हम अपनी बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन जितने कष्टों से हमारे माँ बाप हमें पैदा करते हैं, हमें पाल पोस के बड़ा करते हैं, हमारी हर खुशियों के लिए वो मरते हैं, हर खुशियों को अपने निछावर करके हमारी खुशी की पूर्ति करते हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि जब वो बुज़ुर्ग हो जाएं तो हम उनकी खुशी को ऐसे ही ख्याल रखें जिस तरह उन्होंने हमारे खुशी के लिए बचपन में ख्याल रखा था। लेकिन बहुत ऐसे कम लोग हैं, कुछ लोग हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी समाज बुरी है, अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अमेरिका रहते हैं लेकिन उनके माँ बाप की वो ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, तो उनको वृद्धाश्रम लोग डाल देते हैं कि यहाँ पे उनका ख्याल और देखभाल अच्छे से होगा। लेकिन जो देखभाल अगर ऐसा ही हमारे माँ बाप ने ही किया होता कि नहीं अनाथ आश्रम में डाल देते हैं, शायद वहाँ पे मेरा बच्चा बड़ा अच्छा से रहेगा, तो शायद हमें तकलीफ़ होती। उसी तरह उस माँ बाप की खुशी है कि वो अपने बच्चे के साथ जितना खुशी मना सकते हैं वो वृद्धाश्रम में नहीं और किसी और के साथ नहीं। फिल्म का नाम कुली नंबर 1 रखने के पीछे यही रीज़न था कि आप पूरे वृद्धाश्रम का बोझ उठाते हैं, उन्हें प्रॉब्लम से दूर करते हैं? यस, कुली नंबर 1 में क्या बोला कि सामान उठाना ही कुली का काम नहीं है। एक जो दुनिया जिसको बोझ समझती है, आखिर हमें जो सामान भारी लगता है तभी तो हम कुली रखते हैं, तो दुनिया जिसको बोझ समझती है, कुछ लोग जो बोझ समझते हैं माँ बाप के प्यार को, माँ बाप के जीवन को, उन्हीं को एक रास्ता दिखाने का काम कर रहा हूँ मैं कुली नंबर 1 बन के। तो कोशिश हमारी है कि अगर एक दो भी बच्चा अपने माता पिता को अगर वृद्धाश्रम से घर लाते हैं तो शायद उस सिनेमा बनाना मेरा सार्थक हो जाएगा। खेसारी जी, आप अपने माता पिता से कितने करीब हैं, क्योंकि आप भी बहुत समय नहीं दे पाते हैं उनको, आप भी शूटिंग में काफ़ी व्यस्त रहते हैं? मैं मम्मी पापा को अपने पास ही रखना चाहता हूँ, लेकिन उनका जो माहौल है, उनका माहौल गांव का है, उनको हमेशा गांव में रहना चाहिए, उनको गांव के लोगों से बात। और जिस शहर में मैं रहता हूँ, मुंबई शहर में, और मम्मी पापा आते हैं मेरे 5 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए आते हैं, रहते हैं। जब उनको लगता है कि नहीं मुझे गांव बाबू भेज दो अभी, क्योंकि हम थोड़ा सा उब गए हैं। होता क्या है कि यहाँ के माहौल, अब यहाँ टीवी ही एक आधार है और बच्चे हमारे दोनों स्कूल चले जाते हैं, तो आते हैं फिर उनको ट्यूशन करना है, तो वो भी उनको टाइम नहीं दे पाते हैं। और मेरा हमेशा काम शूटिंग का होता है, तो अब टीवी देख देख कर वो खुद ही बोर हो जाते हैं। कभी कभी बोलता हूँ कि आप घूमने चले जाइए, कभी मुझे टाइम मिलता है तो मैं मम्मी पापा को लेकर जाता हूँ। मैं वो जब दूर जाते हैं तो मैं बहुत मिस करता हूँ कि मैं जब शाम को स्टूडियो से आता हूँ तो खाना खिलाना, पापा के पास रहना, पापा के बातों को सुनना, उनके अनुभव को ऑब्जर्व करना, तो वो एक अलग मज़ा रहता है कि मम्मी पापा के आशीर्वाद लेकर सुबह निकलना, वो एक अलग खुशी देती है। लेकिन मेरे मम्मी पापा देहात के हैं, तो पुराने ख्यालात के हैं, तो वो आते हैं 3-4-5 महीना रहेंगे फिर चले जाते हैं, बोले कि 2-3 महीना, क्योंकि हम लोग 7 भाई हैं, तो उनको बाकी बच्चों का भी ख्याल रहता है कि मैं उसके पास जाना है, मुझे थोड़ा उसके पास घूमना है, उसके भी बच्चों से, तो सबसे वो मिलते रहते हैं। तो उनका 3-4 महीना लग जाता है टूर में, सब बच्चों से मिलने में। 1-2 महीना गाँव रहते हैं और उसके बाद आते हैं तो मेरे पास रहते हैं। तो हमेशा कोशिश रहती है कि मैं माँ बाप के साथ रहूं, लेकिन वो हमारा काम ही ऐसा है कि हम दुनिया के बेटे बन गए हैं, सिर्फ अपने माँ बाप के तो है नहीं। आज हमारे करोड़ों माँ बाप हैं जो हमारी जनता है, तो उनकी खुशी के लिए भी मुझे करना पड़ता है। तो कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने मम्मी पापा के साथ रहूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। मैं साल में 12 फिल्में तो नहीं, लेकिन अगर 10 फिल्में करता हूं तो भी 10 फिल्मों के लिए काम करना, एक्टिंग करना, फाइट करना, डांस करना, शो करना, एल्बम गाना, बहुत सारी चीज़ें होती है जो एक इंसान को करना पड़ता है। तो थोड़ा मेरे लिए टफ होता है, फिर भी मैं वक्त निकाल के मम्मी पापा से मिलते रहता हूँ और मम्मी पापा के पास रहने का काम करता हूँ। ओके, अगर गानों की बात करें तो एक आप पे और काजल पे फिल्माया गया गाना है लाल चुनरी, हरियर चुनरी। हाँ, ओढ़नी के रंग हरियर। हाँ, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ। तो शूट करते वक्त क्या था वो गाना आपको खुद इस फिल्म का क्या ऐसा लगता है कि वो यूएसपी होगी इस फिल्म? प्रेजेंट किया है और गानों को प्रेजेंट किया है, और लाल बाबू जी गाने के साथ बहुत अच्छा शूट किए हैं।
तो कोई लोकेशन ऐसा नहीं है कि उसमें बोरिंग लोकेशन है और रिपीटेशन लोकेशन है। हर लोकेशन को हम लोगों ने अलग अलग, और रांची में शूट किया है, कुछ कलकत्ता में शूट किया हम लोग। तो जिस चीज़ की जहाँ ज़रूरत थी वहाँ हम लोग शूट करने गए थे। और उड़नी के हर रंग हरियर लागे लाइन क्लियर बा, ये गाना एक अजीत हलचल हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, उन्होंने लिखा है और बड़ा प्यारा लिखा है उन्होंने। तो इसीलिए जो आज की सिनेमा जो होती है, लोगों को लगता है कि नहीं हम किस करेंगे तो सिनेमा हमारी चलेगी, हम स्मोच करेंगे तो सिनेमा चलेगी। तो ये घर घर में देखने वाली चीज़ है। गानों, जहाँ तक गाने के सवाल है तो हुड़दंग में लड़के बच्चे जब फालतू गाने होते हैं तो लोग देख लेते हैं, सुन लेते हैं, वो अलग मैटर हो गया कि लेकिन ये तो परिवार की चीज़ें होती हैं जो घर में भी देखी जाती है। तो इस पे हमें कंट्रोल करना चाहिए। और जब से मैंने एक सिनेमा किया था मेहंदी लगा कर रखना, तब से उसके बाद मैं जितना भी काम कर रहा हूँ, कोशिश हमारी यही रहती है कि समाज से जुड़ के, समाज की भलाई जिसमें हो वही काम करे आदमी, सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं, जिसमें लोगों की खुशी है वही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। मतलब कह सकते हैं कि खेसारी लाल यादव की किसी भी फिल्म में हमें किसिंग सीन और ऐसे सीन देखने को नहीं, कोशिश हमारी यही रहती है कि मैं अपने तरफ से तो कुछ ऐसा ना करूं जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो। क्योंकि देखिए आज आइडियल है, आदमी आने वाला भविष्य है, और बच्चे जो आने वाले हैं सब हम लोग को देख कर आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अच्छा काम करना चाहिए जिससे आने वाली जो हमारी पीढ़ी हो वो कम से कम सुरक्षित रहे। खेसारी, जब भोजपुरी के सुपरस्टार लेगी, ये बताइए कि हमारे कहने का मतलब कि जहाँ मंदिर है वहाँ बेस्या खाना भी होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग मंदिर जाना छोड़ देते हैं। उस भगवान में आस्था लोग देखिए, जिसको अच्छी चीज़ चाहिए वो तो अच्छी चीज़ें ज़रूर देखेगा, जिसको बुरी चीज़ चाहिए आप लाख मंदिर डाल दीजिए लेकिन वो अपनी जगह ढूंढ ही लेगा। तो हमारे कहने का मतलब कि जहाँ स्वीट मिलता है वहाँ तो मटन चिकन की भी दुकान होती है, लेकिन जिसको स्वीट खाना है वो तो स्वीट खाएगा। तो हमारी इच्छाएं के ऊपर होती है जो हम मनोरंजन किस टाइप के चाहते हैं। तो इसके लिए अच्छी चीज़ों के लिए खुद को भी बदलना ज़रूरी होता है। मैं और आम पब्लिक से भी कहूँगा कि आपको भी अगर अच्छी चीज़ चाहिए तो अच्छी चीज़ों के लिए बढ़ावा आप सबको देना पड़ेगा। आप देंगे तो शायद ये दुनिया, हर आदमी और आने वाला भविष्य, अगर आप अच्छी चीज़ों का ज्ञान रखते हैं, आप रामायण महाभारत पढ़ेंगे तो वही चीज़ें आप अपने बच्चों में डाल सकते हैं, क्योंकि उसका ज्ञान आपको है। अगर आप गलत चीज़ों पे ध्यान देंगे, गलत चीज़ें, गलत सिनेमा देखेंगे, गलत गाने सुनेंगे, गलत बातें सुनेंगे, तो आप वही ज्ञान अपने बच्चों में भी दे सकते हैं और देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि हमारे अंदर जो होती है वही हम अपने बच्चों में देखते हैं और हम अपने बच्चों में डालने का काम करते हैं। तो हम रामायण पढ़ेंगे तो अब इसलिए हम अपने बच्चों को रामायण की बातें बताएंगे क्योंकि हमें वो जानकारी है। तो मैं चाहूँगा कि हर आदमी को बदलने की ज़रूरत है। सिर्फ मेरे बदलने से दुनिया नहीं बदलेगी, बस हमने कोशिश की है। बाकी देखिए कुछ तो अच्छा होगा ही। ओके, लास्ट दर्शकों से क्या कहना चाहिए अपनी फिल्म कुली नंबर 1 के? कुली नंबर 1 एक पारिवारिक फिल्म है और गाने सारे अच्छे हैं उसके, तो और एक समाज की आईना है कुली नंबर 1। तो मैं बस आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि अच्छी फिल्मों को अगर आप बढ़ावा देंगे तो हर आदमी अच्छा सिनेमा करेगा। और जो अश्लीलता की बातें हर मीडिया कर्मी आप लोग भी पूछते हैं, और जाहिर सी बात है आपको लगता है कि अश्लील है तो आप पूछते हैं, तो मैं आपको भी दोषी नहीं बना सकता। और हम कितनी सफाई देंगे तो उसमें आप सबको यही करना है कि जो अच्छी सिनेमा हो, जो अच्छे मेकर हों, उनको और अच्छे हॉल में जाकर आप देखिए ताकि बढ़ावा मिले और अच्छा सिनेमा हमारे प्रदेश को, हमारे भाषा को मिले। तो एक कुली नंबर 1 जो सिनेमा है वो एक कुशल पारिवारिक और एक समाज की आईना है। तो मैं चाहता हूं कि हर आदमी उस आईना में अपना चेहरा देखने का काम करेगा, तो ही वो आईना का रहने का मतलब समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। खेसारी लाल यादव को डर लगता है? बॉलीवुड के सलमान खान, शाहरुख खान के साथ हमेशा लड़ते रहते हैं, फिल्में रिलीज करते रहते हैं। बॉलीवुड के ऐसे बड़े बड़े हीरो जो उन लोगों के सामने टकराते नहीं है। अभी आपकी फिल्म जो रिलीज हो रही है वो भी सलमान की फिल्म के भारत के सामने आ रही है। उनकी पब्लिक और हमारी पब्लिक सब एक है, जिसको जो पसंद है। मैं क्या बोला कि दुकानें तो मार्केट में बहुत होती है, लेकिन हर दुकान कहीं ना कहीं तो चलती ही है, लेकिन किस दुकान पे कितना भीड़ होता है ये प्रोडक्ट के ऊपर होता है कि हाँ किसके प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं। तो हमने जो प्रोडक्ट दिया है, हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमने समाज से हटके और समाज के लिए एक आईना तैयार किया है। हो सकता है कि लोगों के लिए बाकी सिनेमा में मनोरंजन हो और आईना नहीं हो, वो सिनेमा हो, लेकिन एक समाज से जुड़ी हुई चीज़ें बहुत कम बनती है। तो सलमान खान से डरना क्या है मुझे? हमारी पब्लिक और हमारी जनता हमारे लिए भगवान है,
और हमें जो प्यार करते हैं वो किसी के आने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सलमान जी अपने जगह पे कुशल हैं, मैं अपने जगह पे कुशल हूँ, बाकी हर आदमी अपने जगह पे कुशल है। और मुझे टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है कि मैं सलमान से तकड़ा रहा हूँ, तकड़ाता कोई नहीं है। हर आदमी अपने चीज़ों को रखता है, जिसकी चीज़ें खूबसूरत होती है कहीं ना कहीं उसको उपलब्धि मिलती है और वो दुनिया में अपना नाम करता है। खेसारी लाल और सलमान खान की फैन इस पर लड़ते थे सोशल मीडिया पे। नहीं, मैं देखिए, मैं सबसे अपील करूंगा, आप सबसे अपील करूंगा कि जो सलमान भाई के सपोर्टर हैं चाहे मेरे सपोर्टर हैं, जो भी मुझे, हम दोनों को प्यार करते हैं, हम दोनों आपके बेटे की तरह हैं आप, और आप लोग हमारे गार्जियन स्वरूप हैं। आप लोगों को जो अच्छा लगे, किसी के लिए किसी को गाली देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप लोग अपने स्टार के लिए किसी को गाली देकर अपना मुंह क्यों ख़राब करेंगे? क्योंकि आपको भी कभी ना कभी इस जगह पे आना है, आपको भी समाज से जुड़ना है, तो कल चल के आपको ये ना लगे कि मैंने किसी को गाली दी। तो मैं यही कहूँगा कि आपको किसी को गाली देने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है, आपका भाई, आपका बेटा खेसारी या सलमान भाई, जो अच्छा लगता है, बशर्ते मैं यही कहूँगा कि जो समाज से जुड़ी हुई चीज़ होती है उसको आने वाली पीढ़ी को आप बताने की कोशिश करेंगे, तभी जब आप उस सिनेमा को देखेंगे, आप उस रामायण को पढ़ेंगे, आप उस गीता से जुड़े रहेंगे, तो अच्छी चीज़ों को बढ़ावा देंगे, तो शायद हर आदमी गीता बेचने का काम करेगा। और नहीं तो फालतू की सरल सलील तो बिकता ही है, तो उसमें तो क्या करिएगा, उसमें तो बहुत सारे पोस्टर होते हैं, तो आप खरीदिए। तो आप अपने बच्चों को क्या बताइएगा, बेटा मैंने पूरे जीवन सरल सलील पढ़ा है, ऐसा नहीं। ठीक बोला हूँ ना, सरल सलील। मायापुरी में फ्रंट पेज में आप थे। मायापुरी फ्रंट पेज में छपे हुए थे। कौन? दिल्ली वाला मायापुरी? अच्छा, कोई पत्रिका है? हाँ, तो हम लोगों को कहाँ टाइम मिलता है, कौन पूरी कहाँ पूरी। अच्छा खेसारी जी, हर बार क्या होता है, अभी ऐसा लग रहा है कि खेसारी जी एकदम फूक फूक के कदम रख रहा है। इस बार प्रचार करके आए अपना इलेक्शन के टाइम भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कुछ नहीं, इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं, वरना हर कहीं भी कुछ जाते हैं तो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी हो ही जाती है। इसका मतलब समझ लिया है कि हम एकदम फूक फूक के कदम। नहीं, ये होता है, ऐसा नहीं कि कंट्रोवर्सी। खेसारी जहाँ, खेसारी का मतलब ही कंट्रोवर्सी है। मेरे कहने का मतलब देखिए होता क्या है, मैं अपने फैन से भी और बाकी भी जितनी ऑडियंस है, करोड़ों जनता से बोलना चाहता हूँ, प्रचार करना वो अलग मैटर हो गया। आज एक कोको कोला का प्रचार विराट कोहली करते हैं या किसी पार्टी के ही करते हैं या किसी भी चीज़ के करते हैं, तो एक वस्तु हो गया जिसका हम प्रचार कर रहे हैं। हम स्टार हैं, लोगों के नज़र में, लोगों के प्यार में हैं, तो लोग बुलाना चाहता है। और कोई भी नेता अगर हमें बुलाता है तो हमें इसीलिए बुलाता है कि हम पब्लिक के दिल में है और हमें देखने के लिए पब्लिक आएगी और वो अपनी बातों को रखता है। तो हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हमारी पार्टी और हमारा चुनाव चिन्ह जो है वो हमारी जनता है। और सबसे बड़ी चीज़, एक आदमी कोई जाता है अगर राजनीति में, तो किस लिए जाता है? मान मर्यादा, प्रतिष्ठा और पैसा, यही होता है ना, बाकी किसी चीज़ के लिए तो जाता नहीं है। समाज सेवा करना हो तो इंसान राजनीति से दूर होके भी कर सकता है। मदर टेरेसा तो कहीं नेता नहीं थी, कोई नेता नहीं थी, वो उनका कोई पार्टी नहीं था, लेकिन उन्होंने समाज का एक आईना बनकर लोगों का चेहरा दिखाया। तो आपके अंदर सोशल काम करना है तो ऐसा नहीं है कि आप राजनीति में जा करो, क्योंकि आप किस पार्टी को सपोर्ट करिएगा। मैंने सोचा था कि मैं, ठीक है, मेरा काम था एक प्रचार करना। अगर किसी से व्यक्तिगत मेरा रिलेशन है तो मैं उसको भी नहीं छोड़ सकता, चाहे वो किसी पार्टी से हो। उस पार्टी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे लेना देना उस व्यक्ति से है जो व्यक्ति कभी मेरे जीवन में मेरे हर चीज़ों पे अमल किया है, मुझे हेल्प किया है, तो मुझे उसके लिए जाना चाहिए। उसमें आम जनता भी हो सकती है कि मैं जनता के लिए भी, अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो मैं उस जनता के लिए भी जाता हूँ, जबकि मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं होता है। एक व्यक्तिगत रिश्ता होता है इंसानियत का। तो मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ और ना ही मैंने कोई पार्टी ज्वाइन की है। हाँ, सपोर्ट करना मेरे मन में आता है कि मैं इनको सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो होता है। तो ये सबके मन में है। अगर आपके मन में आ सकता है कि आप ममता बनर्जी को सपोर्ट करें, तो मेरे मन में भी तो आ सकता है कि मैं लालू जी को सपोर्ट करूं, मैं मोदी जी को सपोर्ट करूं, मैं राहुल जी को सपोर्ट करूं। तो ये सबकी मन की बातें हैं। आपको जिलेबी खाना है तो आप जिलेबी खा सकते हो, लेकिन मुझे जिलेबी खाना है तो मैं क्यों नहीं खा सकता? मैं भी एक आम इंसान हूँ और मेरा भी हक है कि मैं कुछ सोच सकूँ और मैं अपने मन की बातें दुनिया से बोल सकूँ। तो मेरे लिए मेरी जनता ही मेरी पार्टी है। चुनाव आने में मैं किसी का
प्रचार करूँ वो अलग विधा हो गया, लेकिन मैं किसी की ज्वाइन करके प्रचार तो नहीं कर सकता। खेसारी जी, अभी आपने एक ऐड किया है काजल के साथ हेयर कलर का। हाँ। सिर्फ पूछना है कि जब भी एडवर्टीजमेंट करते हैं किसी भी चीज़ का, तो आप पहले उसका सही या गलत देखते हैं या सिर्फ ऐड मिला है इसलिए कर वो यूजफुल है लोगों के लिए? नहीं, मैं तो 10 दिन पहले उसको मंगाया था। पहले मैंने अपने बालों में लगाया, मैंने काजल जी को भी बोला कि देखिए ऐड कर रही है, इसको पहले यूज करिए, क्योंकि हम आज आइडियल हैं दुनिया के और प्यार करते हैं, दुनिया प्यार करती है, हम जो बोलते हैं वो दुनिया मान लेती है। तो मैं चाहता हूं कि पहले हम यूज करेंगे भाई, अगर ये अच्छा होगा तो मैं इसको प्रचार कर पाऊंगा, वरना क्योंकि मैं अपनी अभी तक पहला ऐड किया मैंने, अभी तक मैंने कोई ऐड ही नहीं किया, क्योंकि मुझे विश्वास किसी पे नहीं होता। एक सीमेंट का ऐड आया था तो मैं बोला कि काम करो 300 बोरा मेरे पहले घर पे भेजवाओ, पहले मैं घर बनाऊंगा, घर बना के जब देखूंगा जो 6 साल तक ठीक चल रहा है तो 6 साल बाद करूंगा। तो बोले कि भरसरी तो ज़्यादा महंगा हो जाएगा, तो रहने दो, मैं नहीं करूंगा। तो कितने लोग तो ऐसे भाग जाते हैं, जब बताइए रड का होगा तो खेसारी रड मंगा लेगा, पता चलेगा जब 10 क्विंटल रडे मंगा लिया। तो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी ऐड वाले हैं पहले इस्तेमाल करने के लिए 6 महीने मुझे दो भाई, उसके बाद मैं जानूंगा जी हाँ इसका माइनस और प्लस क्या है। तो हम लोगों ने वो गोदरेज का था नुपुर हिना कलर, कुछ ऐसा ही था ना, नुपुर का, तो उसी का बाल था, देखिए मेरा उसी से डाई हुआ है। तो काले बाल और मजबूत भी हो गया है मेरा, नहीं झरना बंद हो गया। मैं सच में गॉड को सब झूठ नहीं बोलूंगा, इसलिए नहीं कि मैं प्रचार किया हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, सच में मेरा बाल पहले बहुत मुलायम थे, जिस दिन से वो लगाया हूँ तो उस दिन से थोड़ा थोड़ा मोटा हो गया है, और मोटा और झड़ भी नहीं रहा है, नहीं तो पहले नहाता था तो बहुत ज़्यादा झड़ता था। तो है वो काम की चीज़ें हैं, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। मैं भी अपील करूँगा कि आप भी यूज करिएगा, तो जो बाल झड़ रहे हैं वो बंद हो जाएंगे, उगेंगे तो नहीं, लेकिन जो झड़ रहे हैं वो बंद हो जाएंगे और अच्छा है वो। और काजल ने भी बताया कि बहुत अच्छा है, मेरा भी बाल झड़ना बंद हो गया। तो तभी तो हम जब यूज किए तभी जाके हम एडवर्टाइज किए। राकेश जी, आपकी जो बबली है रितु सिंह, उनका हमला हुआ था शूटिंग के दौरान। रितु जी को मैं जिस दिन हुआ था उस दिन मैंने फ़ोन किया था, तो उन्होंने बोला कि नहीं कुछ, क्योंकि मैं अपने लड़कों को भी भेजा था वहाँ के, एक बार जाकर देखो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग देख लेना। तो मेरे कुछ लोग गए थे गाड़ी लेके, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था उसमें। वो मैं देखिए होता क्या है, दीवानगी होती है, मैं उसको भी बुरा नहीं बोल सकता। रितु एक कुशल अभिनेत्री है और रितु मेरे बहुत अच्छी मित्र हैं, दोस्त हैं वो, और रितु का नेचर बहुत अच्छा है। तो होता क्या है ना कि अगर हम किसी से बात कर लेते हैं, अगर अच्छे से बात कर लेते हैं या फ़ोन पे हो या ऐसे भी टॉकिंग हो तो अच्छे से बात। और सुनिए सबसे बड़ी चीज़ है कि वो भी एक पत्रकार था, जिसने, हाँ आप ही लोगों के बिहादरी का आदमी था वो, और वो पत्रकार था, वो कितने बार इंटरव्यू भी रितु जी का ले चुका है। तो मैं चलिए अच्छी बात है, लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट यही कर सकता हूँ कि सबके अपने जीवन है और ज़बरदस्ती से कुछ नहीं मिलता है। और रितु भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, वो भी किसी की अमानत है, किसी का वो बीवी बन सकती हैं, आने वाला उनका भी कोई जीवन साथी होगा। तो ज़बरदस्ती कोई रिश्ते नहीं बनते, आप प्यार से रिश्ते नहीं बना सकते, तो ज़बरदस्ती तो यहाँ अपनों से रिश्ते नहीं बनते हैं। तो फिर तो वो बहुत दूर की एक अभिनेत्री है बेचारी। तो मैं हर उस फैन से यही बोलना चाहूँगा कि आपके जीवन में भी कोई आएगा और ज़बरदस्ती चीज़ों को करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने कुली नंबर में वही दर्शाया है कि प्यार ज़बरदस्ती नहीं होता है, लेकिन कुछ हक ऐसे होते हैं कि उसको छीनना पड़ता है। जैसे हमारे माँ बाप होते हैं, हमारे प्यार के लिए इतने कुछ करते हैं, लेकिन जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं और वो कुछ मांगते हैं तो हमें लगता है, जब हम 10 रुपये के लिए जिद करते हैं तो मम्मी पापा अपना कपड़ा नहीं खरीदते, लेकिन हमारी खुशियों के लिए वो 10 रुपये निकालते हैं। लेकिन जब वही बुजुर्ग हो जाते हैं और 10 रुपये मांगते हैं तो हमें लगता है कि जहर इनको लाकर क्यों ना दे दूँ। कुछ लोगों को ये गलत है, इसीलिए हर माँ बाप एक छेनी हथौड़ी की तरह होते हैं, जो कि उनकी चोट जब होती है तो एक पत्थर भी भगवान का स्वरूप हो जाता है। तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि अपने माँ बाप को कभी तकलीफ़ मत दीजिए। एक माँ जब हमें पैदा करती है तो अपनी सुंदरता का कभी मोह नहीं करती, लेकिन जब हम एक सुंदर बीवी पा जाते हैं तो हम उसी माँ बाप को छोड़ देते हैं। तो हमें ये ज़रूरी है कि उस माँ बाप के हमेशा ख्याल रखना चाहिए जिस माँ बाप ने हमें पाल पोस के बड़ा किया, और वो अपनी खुशी हमारी खुशियों में देखें। तो इसकी ज़रूरत है, और वही एक कुलीन नंबर 1 सिनेमा है। तो मैं चाहूँगा कि
मैं हर उस जनता से अपील करना चाहूँगा, और ये पूरे ऑल ओवर इंडिया शायद रिलीज हो रही है कुली नंबर 1, तो मैं अपील करना चाहता हूँ कि एक अच्छी सिनेमा को आप लोग बढ़ावा देंगे तो कोशिश हमारी रहेगी कि आने वाला भविष्य हमारा उज्जवल होगा और आने वाले भविष्य में अच्छे अच्छे सिनेमा बनेंगे। अगर मैं अच्छा सिनेमा नहीं करता तो आप मेरा भी सिनेमा मत देखिए, अच्छी गाने नहीं गाता तो आप मेरा भी मत देखिए। तो अगर बुरी चीज़ों को देखना बंद करेंगे, सुनना बंद करेंगे, तो बुराई अपने आप खत्म हो जाएगी। रास्तों को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, रास्ते तो बनते ही रहते हैं, बस आप उस पर गाड़ी कौन सा चला रहे हैं और कौन गाड़ी को चलते हुए देखना चाहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो हमारे लिए वो ज़रूरी है कि हम रास्ता तो वही है, मनोरंजन का रास्ता वही है, लेकिन हम इस पे चाहते हैं कि इस पे फूल बरसे, यहाँ कांटे नहीं बीचे। कोशिश हमारी यही होनी चाहिए। ईद आ रहा है, कुछ शुभकामनाएं? बस ईद के लिए जितने भी इरादे रोज़ बनते हैं बनकर टूट जाते हैं, अजमेर वही जाते हैं जिसे ख्वाजा बुलाते हैं। तो मैं बस जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं और जो भी हिंदू भाई भी हैं जो ईद में बड़ा पार्टिसिपेट करते हैं, तो मैं सबसे बोलूँगा कि ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरे भी बहुत सारे मित्र हैं जो मुस्लिम धर्म से हैं, जिनके घर में जाता हूँ, आता हूँ और ईद की खुशियाँ मनाता हूँ। वो भी हमारे घर में होली और छठ में आते हैं। तो मैं ईद की ढेर सारी शुभकामना आप सब मुसलमान भाइयों की कि ऐसे ही खुशहाल अपने जीवन को चलाइए और विवादों में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब आपस में भाई भाई। तो हमारे भाईचारा का इंडिया में जो रिवाज है वो मुझे लगता है कि इस दुनिया के किसी कोने में नहीं है, जो हम अपने एक दूसरे को, बस कुछ राजनीति मुद्दे आते हैं तो वहाँ पे हम लोग किसी और के झंडा लेकर घूमने लगते हैं। ये गलत है। हम नौकरी करेंगे, हम मेहनत करेंगे तो ही 2 रोटी का मालिक बनेंगे। हमारे घर का रोजी रोटी कोई नेता नहीं चला सकता है। हमें मेहनत करना है, चाहे वो मोदी जी की सरकार हो या लालू जी की सरकार हो या राहुल जी की सरकार हो या नीतीश जी की सरकार हो या ममता जी की या अखिलेश जी की, किसी की भी सरकार हो, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे 2 वक्त की रोटी हमारे बच्चों को नहीं मिल सकती है। तो हम ज़्यादा किसी के पीछे झंडा लेकर और खुद की जान को दाव पे लगाकर और किसी के लिए हम जान दे दें और हमारे आगे पीछे जो हमारे बच्चे हैं, हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी बीवी है, उनका भी हमें ख्याल आना चाहिए। तो आप मेहनत करिए, अच्छाई के साथ रहिए, क्योंकि अच्छाई के साथ आप रहेंगे तो आपका बच्चा भी कहीं ना कहीं कल चल के उस अच्छाई के साथ ही रहेगा। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, खुद को मजबूत होने की ज़रूरत है। मोदी जी को शुभकामना दीजिएगा, मोदी जी को और रवि जी को। मैं इंडस्ट्री को एक नया आयाम मिला है और कोई तो समझा है। मोदी जी को मैं दिल से प्यार इसीलिए करता हूँ कि उन्होंने कम से कम हमारे कलाकारों को नहीं तो हम लोगों को तो लोग सिर्फ नचनिया बजनिया ही समझते हैं, और हम कृष्ण के वंशज हैं। तो कृष्ण भी गोपियों के साथ बहुत रास लीला किए। और हमारे कहने का मतलब कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हम संगीत, हम दुनिया के दिल की बातें जानते हैं। एक देखिए, अच्छा अभिनेता नेता अच्छा कैसे बन सकता है? इसलिए बनता है कि वो हर दुनिया के दिल की बातें जानता है। और रवि जी कुशल अभिनेता भी हैं और कुशल नेता भी हो सकते हैं और हो रहे हैं। मेरे दिनेश भैया के साथ भी शुभकामना है, वो भी बीजेपी के एक अच्छे उम्मीदवार हैं। मनोज भैया जो आने वाला भविष्य दिल्ली के मुख्यमंत्री का पूरी दुनिया देख रही है। और हम उत्तर भारतीयों के लिए और हमारे बिहार, यूपी और पूर्वांचल के लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि एक बिहार का मिट्टी का आदमी अगर कल चल के दिल्ली का मुख्यमंत्री बनता है तो उससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है हमारे लिए। वहाँ कोई पार्टी की बात नहीं है, एक व्यक्तिगत उस बिहार की बात है कि एक बिहार का आदमी जब चांद पे जाता है तो हमें खुशी होती है ना। तो एक बिहार का भी आदमी जब मुख्यमंत्री के पद पे बैठेगा तो हमें खुशी होगी, चाहे वो किसी पार्टी से हो। हमें उस बिहार से मतलब है जहाँ का वो बेटा है। तो और पवन भैया का भी शुभकामना है कि वो भी बीजेपी को बहुत प्रचार किए, वो ब्रांड एम्बेसडर रहे। तो मैं इन चारों कलाकारों के लिए जो मेरे आदर्श रह चुके हैं और इन सारे आदर्शों का बस मैं शुभकामना दूंगा कि आने वाला भविष्य में ये अपने जीवन को ऐसे ही जिस तरह सेवा जनता का किए उसी तरह सेवा ये हमारे जनता का नेता बन के करें, जो कि अभिनेता बनकर इन्होंने किया, अब नेता बन के करें, लोगों के दुख में रहें। अब इनको पैसे की ज़रूरत नहीं है, अब तो इनको सेवा करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जब रहते थे तो मनोरंजन में इनको वक्त नहीं मिलता था किसी के दुख में जाने के लिए, लेकिन वहाँ वो दुख के लिए ही गए हैं कि अगर किसी को दुख हो तो वहाँ उस जगह पे उनको शामिल होना है। तो शायद मुझे ये आशा है, आशा नहीं विश्वास है कि जिस तरह इन लोगों ने अपने जीवन के अभिनेता के पड़ाव में इन्होंने बहुत कुछ दिया है भोजपुरी इंडस्ट्री को और इस देश को, उसी तरह शायद
नेता के भी जीवन में ये लोग बहुत अच्छा कुछ करेंगे और मेरी शुभकामना भी है इन चारों के साथ और पूरे भाजपा के साथ और जितनी भी पार्टियां धरती पे सबके साथ। भाई मैं कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता, भाजपा के साथ भी है, कांग्रेस के भी साथ है और लालू जी के भी साथ है, नीतीश जी के भी साथ है, ममता दीदी के भी साथ है और अखिलेश जी के भी साथ है। जानता ही नहीं लोगों को, बाकी केजरीवाल जी भी बहुत अच्छे आदमी है। भाई देखिए, हम प्रचार सबका मिलेगा तो करेंगे, जाएंगे आएंगे हम लोगों से। मेरे कहने से देखिए, आपको पता है कि आपको क्या खाना है, मेरे कहने से। ये बहुत सारे लोगों ने फोर्स किया था इस प्रचार को करने के लिए। नहीं, मेरे पास किसी का फोर्स नहीं आया था कि आप किसी का प्रचार करिए, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे पास मनोज भैया का कॉल आया था कि बाबू मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो मैं शूटिंग कर रहा था चेन्नई में, तो वहाँ से मैं वापस आया, मैं बोला कि ठीक है भैया मैं आ रहा हूँ। तो उन्होंने याद किया मुझे, तो मैं गया। और मैं सबसे बोल रहा हूँ कि जो भी मुझे अगर जिससे व्यक्तिगत मेरा रिलेशन है बोलेगा जी आप आओ बाबू, तो मैं आऊँगा। वो मेरे लिए पार्टी अहमियत नहीं रखता है कि आप किस पार्टी से हैं, आपसे मेरा रिलेशन है तो मैं जाऊँगा। मैं क्या बोला कि मैं सोशल इतने बच्चों को गोद लिया हूँ, मैं वृद्धाश्रम में जाके फल बांटता हूँ, तो उससे मेरा क्या रिश्ता है? मेरा कोई रिश्ता नहीं। मैं जब जरूरत पड़ता है तो लोगों के घर जलता है तो उस घर में पैसे देता हूँ, उनसे मेरा क्या रिलेशन है? उनसे मेरा क्या रिश्ता है? वो किस पार्टी के आदमी है? वो किसी पार्टी के आदमी नहीं है। हमारे कहने का मतलब कि आज मेरे पापा कांग्रेस में चले जाएंगे तो मेरे लिए कांग्रेस दुश्मन हो सकता है, लेकिन मेरे पापा तो दुश्मन नहीं है ना, तो मैं उनके लिए तो जाऊंगा ही जाऊंगा। तो दुनिया में अब लोग उसको राजनीति मोड़ देते हैं, तो उसके लिए मैं देखिए क्या मैं बोल सकता हूँ। आप अपने मन से दाल भात खा सकते हैं और मुझे दाल भात खाने का मन करेगा तो मेरे मुंह पे जाबी लगाएंगे। सबके अपने मर्जी होती है, सबके अपने मन होते हैं। जो आज़ाद है इस आज़ाद जिंदगी में, हाँ आपके लिए कुछ हम गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं अगर किसी से व्यक्तिगत मेरी मोहब्बत है, किसी पार्टी अगर मुझे कोई ब्रांड एम्बेसडर बनाता है कि सारी आपको ब्रांड एम्बेसडर मेरा करना है, तो मैं जाके करता हूँ। वो मेरा काम है कि चलो भाई इनको मेरी पब्लिक की ज़रूरत है और पब्लिक मुझे दिल से प्यार करती है। मैं किसी को जिताने और हराने के लिए नहीं जाता हूँ, मैं एक सपोर्ट के आधार पे जाता हूँ। जैसे पैंट पहनने के बाद टी शर्ट की ज़रूरत होती है, तो उसके सारी टी शर्ट है जो तो टी शर्ट की ज़रूरत है, लोग कहते हैं कि सारी आओ पहनना है तुम्हें, मैं चला जाता हूँ। वो चाहे गरीब हो, एक गरीब आदमी के लिए भी मैं जाता हूँ, एक अमीर के लिए भी जाता हूँ, वो मेरा काम है। और देखिए कोई भी आदमी मान मर्यादा प्रतिष्ठा के लिए कोई पार्टी ज्वाइन करता है या नेता के नगरी में जाना चाहता है, लेकिन आज मुझे लोगों का प्यार भी मिल रहा है, मुझे शोहरत भी मिल रही है, 2 पैसे भी कमा रहा हूँ और लोगों में मान सम्मान भी बहुत बड़ा मिल रहा है। आज मुझे किसी पार्टी से जोड़कर मैं किसी से जुड़ जाऊँगा तो शायद बहुत सारी विवादों से घेरा जाऊँगा। आज मैं पान खा के कहीं थूक, ऐसा नहीं कि मैं रोड पे थूकता हूँ, उसके लिए डस्टबिन में ही थूकता हूँ। स्वच्छ भारत बनाना है तो मुझे भी ये फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन मैं अगर पान खा के उस कचरे के डब्बा में भी थूकूंगा ना, अरे यार इस पार्टी का आदमी तो पान खा के दिन रात घूमता रहता है, आज तो मुझे इस बात की रोक नहीं है ना कि केसारी तुम पान क्यों खाते हो। केसारी जी एक लास्ट सवाल, अभी आपने जैसे कहा कि दिनेश भैया ने भी बहुत मेहनत की, बहुत किया, रवि जी ने भी इन प्रचार प्रसार के दौरान भी मिटा सकता हूँ, ये आपने भी सुना होगा, ये हर जगह इस वक्त। हाँ मैंने सुना था। तो आप इस कमेंट पे क्या कहना? देखिए हमारे कहने का मतलब कि देखिए एक कॉन्फिडेंस होती है और उनका एक कॉन्फिडेंस था क्योंकि जनता के प्रति उनका प्यार बहुत बड़ा है। और दिनेश भैया जब तक रहे भोजपुरी इंडस्ट्री में, अभी भी हैं, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया उन्होंने, और कभी अशब्द बातें किसी से नहीं बोली। भगवान का लिखा देखिए, मैं क्या बोलता हूँ कि रेखा जो होती है ना, रेखा में नहीं लिखा रहता है कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे। आपकी मेहनत, आपकी लगन, एक चाय बेचने वाला नरेंद्र मोदी बन सकता है, एक साधु आदमी आज एक मंत्रालय मिल गया वो सारंगी जी को, मैंने सुना, मैं कल बैठकर भावुक हो गया उनकी चीज़ों को देख के। तो आज जो भी चीज़ें हैं, और जब हम गरीब थे, जब मैं लिट्टी बेचता था, तो दुनिया के नज़र में मेरी अहमियत क्या होगी कि अरे यार ये स्टार थोड़ी बन सकता है, ये फालतू चीज़ें गा रहा है, 2000 की कर रहा है चीज़ें। तो दुनिया के नज़र में मेरी अहमियत बड़ी नीची थी, लेकिन मैंने कोशिश की तो मैं यहाँ तक पहुँचा, लोगों के दिल में पहुँचा, लोगों के दिमाग में पहुँचा, लोगों के घर में पहुँचा, पूरे शहर में पहुँचा, एक परमाणु बम की तरफ हटा मैं। तो लोगों को ये लगता है कि बारूद अगर इतना है तो ये बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन वही बारूद छोटी जगह पे अगर फट जाता है तो नुकसान करके जाता है। तो वो उनका एक कॉन्फिडेंस था, और मैंने एक चीज़ देखा था कि वो उनका कहना ये था कि वो सच्चाई के साथ हैं तो उनको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि झूठ बोलने वाले को कोई हरा सकता है,
जो सच्चे लोगों के साथ हैं उनको कौन हरा सकता है। तो उनका कहना ये था, अब उसको प्रेजेंट भगवान का रेखा को तो मैं भी नहीं मिटा सकता, मैं भी तो ईश्वर का ही दिया वरदान हूँ। ऐसा नहीं कि भगवान का लिखा मैं मिटा सकूँ, मैं चाहे जितना भी मेहनत करूँ, जो मेरी किस्मत में लिखा है वो तो मुझे मिलेगा। अगर मुझे स्टार बनना था तो मैं मेहनत, ठीक है मेहनत ज़रूरी है, संघर्ष आप करेंगे तो कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं, जितना पॉसिबल है उतना ही संघर्ष आपको मिलेगा करने के लिए। मुझे संघर्ष मिला है कि खेसारी तुम मैं लिट्टी बेचता था, तो मुझे ईश्वर चाहता तो मुझे लिट्टी का ब्रांड एम्बेसडर बना देता ना, मेरे बहुत सारे लिट्टी के ब्रांड होते, लेकिन नहीं, ईश्वर को मुझे कहीं और भेजना था, तो वो उनके मेरे किस्मत में वो चीज़ें थी, तो किस्मत के लिखा तो मैं नहीं मिटा सकता। हो सकता है आदमी जब बातें करता है तो कुछ बुला जाता है, तो उसके लिए ये जितनी भी जनता है सब आप लोग गार्जियन हैं, आप लोग पिता तुल्य हैं। अगर बेटा इतनी सारी अच्छाई किया है और आपने प्यार दिया है, तो अगर एक बातें उनके मुंह से निकल गई होगी तो उसके लिए बिल्कुल आप लोग क्षमा करिएगा। मैं सॉरी बोलता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्यों मेरे बड़े भाई हैं, गार्जियन हैं, और आप लोग भी मेरे भगवान की तरह हैं। तो अगर उस भाई से एक हो सकता है जुबान से फिसल गई होगी, निकल गया होगा, तो हर आदमी से कुछ ना कुछ आदमी जब बोलता है, मैं ही बोल रहा हूँ तो सारी बातें अच्छी थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं सबके लिए थोड़ी बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं कोई बातें ऐसी निकल गई होगी मेरे जुबान से, किसी को गलत लग जाएगी, तो मैं उसके लिए भी सॉरी बोलता हूँ। आजकल पहले मैं बड़ा फनी करता था, आजकल बहुत चुप हो गया हूँ, इसलिए कंट्रोवर्सी बहुत होता है मेरे लिए, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत महसूस होता है कि खेसारी कुछ भी बोल देता है, इसलिए पहले धड़ धड़ बोलता था, अब कम कर दिया हूँ, तो सोच सोच के बोलना पड़ता है कि नहीं किसको कौन सी बातें लग गई, क्योंकि अब थोड़ा सा पहले नादानी थी, अब समाज में रहते रहते और लोगों का प्यार पाते पाते, और मुझे भी कम गाली थोड़ी मिली है। अब जब मैं गया था दिन मनोज जी के प्रचार करने के लिए, तो मुझे भी गालियाँ मिली है, लेकिन क्या मतलब, आज हमारे पापा आज हमें 2 पैसे नहीं दे रहे हैं तो हम उनको गाली थोड़ी देंगे, इंतज़ार करेंगे ना कि मेरा पापा आगे मुझे क्या, मेरी किस्मत मेरे लिए क्या करते हैं। अगर कोई बेटा किसी बाप को अगर ज़रूरत की चीज़ आज नहीं दे रहा है तो इंतज़ार करिए ना, कल तो देगा ना आपके लिए, उसके लिए अपने बाप को गाली तो नहीं देगा ना कोई, अपने बेटा को गाली तो नहीं देगा ना कोई बाप। तो ये हमारे पिता की तरह हैं, और इनको मारने का भी हक है, खेसारी को गाली देने का भी हक है, और जनता जो होती है ईश्वर की स्वरूप होती है, एक छोटे से मंदिर को भी बड़ा बना देती है जब वो लाइन लगा कर पूजा करती है, और बड़े मंदिर को भी कोई नहीं देखता है जब जनता का प्यार उस मंदिर को, तो भगवान को भी ज़रूरत जनता को होती है अपने आप को बड़ा करने के लिए। तो ये जनता जो है साक्षात ईश्वर है, और ईश्वर जो बोल रहा है वही आपकी दुनिया है। तो हमें हर आदमी को, आज देखिए फेसबुक पे बहुत सारी चीज़ें होती है, तो जिसके पास वक्त है, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है, वो पूरे दिन फेसबुक पर वही कमेंट करना, लोगों को गाली देना, किसी को बुरा बोल देना, राजनीति की बातें। जितना देर, मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना देर आप अपने फेसबुक पे और अपने मोबाइल पे व्यस्त रहते हैं, अगर उतना देर अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आप अपने जीवन के लिए सोचें, तो शायद हमारा जीवन इससे बेहतर होगा और हमें किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होगी। जिस खेसारी को आप प्यार करते हैं उस खेसारी की तरह बनना है तो आपको अपने जीवन का धारा चेंज करना पड़ेगा। आपको जितना फोकस आप फालतू चीज़ में करते हैं, उस फोकस को आप अपने काम में लगा दीजिए, अपने खुद पे लगा दीजिए, तो दुनिया बड़ी छोटी है और ये दुनिया बहुत बड़ी, करने वाले के लिए बहुत छोटी चीज़ हो जाती है। खेसारी जी, आपके कान से ब्लड आ रहा है, जरा उसके बारे में बताएंगे, अभी कान का भी नाम लिया है। अरे ठीक है, कल चोट लग गई थी मुझे और बहुत तगड़ा चोट लगा था, तो मैं एक्सरे कराया हूँ, ठीक ठाक है, अभी कोई दिक्कत नहीं। अभी तो फिर शूट पे ही जाऊँगा। चोट लगने के बाद भी मैंने 1 घंटे काम किया ताकि किसी प्रोड्यूसर का नुकसान ना हो, लेकिन फिर भी बर्दाश्त नहीं हुआ, अंधेरा हो रहा था मेरे आंखों के नीचे। फाइट सीजन चल रहा है क्या? हाँ, फाइट सीन चल रहा था मेरा। वो एक सिनेमा है जो मेरा सैयारा गिले ना, उसी में एक अंग्रेज़ के साथ मेरी फ़ाइट होती है, उसी में लग गया। वो अंग्रेज़ था बेचारा, मार दिया तो फूल गया सब, बर्फ़ से धोए, लेकिन रात भर एक अलग से सो रहे थे। बदला लेंगे उस अंग्रेज से आप? अंग्रेज से बदला लेंगे आप? रियल होता तो ले लेता लेकिन फिल्म है, कैसे लूँ? फिल्मों में ले ही रहा हूँ, उससे ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन ओरिजिनल में नहीं। क्या करें, दिक्कत है, हमारा प्रॉब्लम है। फिर एक्सरे कराया और करा के आया तो 6 बजे सुबह सोया, तब तक आपकी टीम आ गई। तो बस यही है, मैं जीवन में यही चाहता हूँ कि अगर हम किसी की सिर्फ बुराई करें, आज कुली नंबर 1 में मैंने एक आईना दिखाया है,
और हर आदमी उस आईना को देखने का काम करेगा, तो मुझे लगता है कि हर आदमी उस आईना को अपने बच्चों के अंदर ढालने का काम करेगा, और हर बच्चे अपने पिता और माँ के अंदर वो खूबसूरती और वो खुशियाँ देखने की और ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो शायद इस धरती पे कोई अनाथ नहीं होगा। तो मेरी कोशिश यही है, बशर्ते अब तो जनता का ये डिसीजन है, इनका प्यार है कि एक अच्छी चीज़ को कितना मोहब्बत देते हैं, कितना प्यार देते हैं। आज एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि सारी पार्टियां ने मोदी जी की बुराई करने पे फोकस किया, उन्होंने राष्ट्रवाद की बात की। जीत तभी होती है जब हम अपनी बातें करते हैं। बाकी पार्टियों का दशा क्या हुआ? लंका के रावण की तरह। हनुमान जी गए, कपड़ा किसका? रावण का। तेल किसका? रावण का। माचिस किसका? रावण का। जली किसकी? रावण की। मंच उनके होते थे, माइक उनके होते थे, स्टेज उनके होते थे, लोग उनके होते थे, और बात किसकी होती थी? मोदी जी की। हम अपनी बातें नहीं रख पाते हैं, तो हमें ज़रूरत है कि हम किसी और की बातों को लेकर किसी और को दोषी ठहराने से अच्छा है कि हम अपने जीवन की बातें इतना अच्छा कुछ कर दें कि दुनिया हमारी बातें करे। हमारी बुराई में भी हमारी सच्चाई है। अगर जिसको, और आज की दुनिया पढ़ी लिखी है, पहले के लोग अनपढ़ थे तो एक पढ़ा लिखा आदमी का हर आदमी बात मानता था कि नहीं यार वो पढ़ा लिखा है, उसकी बातों को मान लो, क्योंकि बाकी सब अनपढ़ थे तो उनको लगता था कि ये ज्ञानी है, उनके मन में बैठ गया था। लेकिन आज हर घर में MBBS लड़के हैं, BCom किए हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, विदेश पढ़ रहे हैं, माने हर घर में आज शिक्षित लोग हैं। तो आप उनको नहीं बरगला सकते और आप उनको उल्लू नहीं बना सकते, क्योंकि हर बच्चा आज सोशल मीडिया पे एक्टिव है, वो जानता है कि सच्चाई क्या है और बुराई क्या है। तो हमें ज़मीनी लेवल पे हर नेताओं को मैं बात करूंगा और मैं हर स्टार को भी बात करूंगा कि हम पल भर के खुशी के लिए हो सकता है कि गंदा गाना गा दें, लेकिन अगर पूरी जीवन की खुशी चाहिए, हमने गाया है बीच में बहुत सारी चीज़ें, जब मुझे आभास नहीं था आज से 4-5 साल पहले, तो मैंने भी चीज़ें की, उस समय ज्ञान नहीं था मुझे, लेकिन जब से समाज का आईना मुझे मेरे सामने आया है तब से उस चीज़ों को बदलने में मुझे टाइम लग रहा है। तो मैं आने वाले पीढ़ी को भी कहूँगा कि अच्छी चीज़ों पे आप चुनाव करेंगे, ठीक है आप गाइए, लेकिन उसमें किसी को व्यक्तिगत किसी को कोई ठेस नहीं पहुँचे, किसी भी माँ बहन को ठेस नहीं पहुँचे, किसी भी लड़की को जो जाने वाली रास्ता है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो किसी की वाइफ ही है, वो किसी की बहन भी हो सकती है। तो अगर हर लड़की को जाने वाले रास्ते पे बहन हम समझे, तो हमारी भी बहन उस रास्ते से जाती है, तो ये दुनिया भी उस बहन को बहन ही समझेगी। तो हमें खुद को बदलने की ज़रूरत है, और एक समाज का आईना है कुलीन नंबर 1। तो हमारी कोशिश है कि, और हमारा विश्वास भी है कि हमारी जनता उसको ढेर सारा प्यार ज़रूर देगी, क्योंकि वो एक सोशल बेस पे कहानी है और दुनिया का समाज का आईना है। तो कोशिश हमारी है, बस अब जनता का प्यार का जो भी फैसला होगा मेरे सराखों पे होगा। ये अगर मुझे एक्सेप्ट करती है तो भी अच्छा है, और नहीं भी करेगी तो भी मैं इनके दिल में ही रहने वाला हूँ। फिर कोशिश करूँगा कि, क्योंकि हार को जीतने वाले को ही बाजीगर कहा जाता है। और बहुत दिन बाद मेरा सिनेमा रिलीज हो रहा है, लास्ट सिनेमा मेरा रिलीज हुआ था अक्टूबर में, तो मुझे लगता है कि 7-8 महीने बाद मेरा एक सिनेमा रिलीज़ हो रहा है, और इसीलिए मैंने अच्छी सिनेमा का चुनाव किया है कि नहीं, जो सिनेमा मेरा अच्छा है उसके लिए मैं फोकस करूंगा और दुनिया को बताऊंगा कि मेरा सिनेमा बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। छठ का गाना मेरा अच्छा लगता है, बुरा नहीं गाया इतना। गुजराती होके भी भोजपुरी गाना गाना बहुत हार्ड है मेरे लिए, बट फिर भी मैंने कोशिश की, आप सबने बहुत पसंद किया है, सो थैंक यू। मतलब इम्प्रूवमेंट करना चाहती हैं आप सिंगिंग के लिए, रिहर्सल करना चाहती है आप, गाना नहीं, मुझे कई लोगों ने बोला, स्टूडियो में भी बोला कि आप रियाज करेंगे तो शायद बहुत अच्छा गा सकती हैं आप, बट रियाज करने में मुझे नहीं पता कैसे रियाज किया जाता है और मैं कर भी नहीं पाती हूँ। सो टाइम होता है, लेकिन फ्री टाइम में ऐसा लगता है मैं क्या करूँ, हमेशा सोचती रहती हूँ क्या करूँ, कुछ करती नहीं हूँ, वो अलग बात है, बट देखेंगे क्या होता है आगे। जब मैं फ्री रहूँगी तब गाना गाऊँगी। एक्चुअली उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और दोनों फिल्में मेरी दोनों स्टार के साथ है, खेसारी जी के साथ है कुली नंबर 1, और एक पवन जी के साथ है, मैंने उनको सचिन चुन लिया। तो बस दर्शकों से रिक्वेस्ट करूँगी आप सब ज़रूर देखिए, और उसकी भी स्टोरी बहुत अच्छी है। हम देहरादून शूट करने गए थे एंड वहाँ पे बहुत टाइम बाद मेरी पवन जी के साथ फिल्म आ रही है, सो उसके भी गाने बहुत अच्छे हैं। आरा की ओटलाली बहुत हिट हुआ है एंड बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स थे, उसमें प्रीति भी है, प्रीति विश्वास जो हीरोइन राजा जानी में थी। सो बहुत अच्छी मूवी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप देखिए। नंबर 1 क्या कहना चाहेंगे फिल्म के लिए?
बस कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छी फिल्म है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आफ्टर संघर्ष जो एक बेटी के ऊपर था, और ये कॉन्सेप्ट एक माता पिता पे है, वृद्धाश्रम जो कि कहा जाता है, बेटे बहुएँ जो अपने सास ससुर को या माँ बाप को जो निकाल देते हैं उनके एंजॉयमेंट के लिए, ताकि उनको कोई किचकिच ना करे घर में, इस वजह से। और उसके बाद वो जो माता पिता उनके ऊपर क्या फेस वो लोग करते हैं और क्या बीतती है उसके ऊपर है। एंड बहुत अच्छी स्टोरी है। हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और हमारे एक्टर केसारी जी ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया है। सो प्लीज़ आप सब ज़रूर देखिए, आप सबको बहुत हम भी जुड़ गए इधर। काजल जी के सारे जी डुप्लीकेट लग रहे हैं, है ना? वो तो हमारे दर्शक बताएंगे। डुप्लीकेट लग रहा हूँ मैं? कहाँ हो गया मेरे? ऐसा नहीं ना जब डोरेमोन बन गया हूँ। हाँ? नहीं, ये रियल है, देखो रियल क्या है। है? हम लोग लगा स्टोची पे आके बैठ गया। नहीं ऐसा नहीं है। संजय भूषण जी वो हम लोग के प्यारे हैं, तो ऐसे बोलते रहते हैं आप लोग। बिल्कुल केसारी जी, काजल साथ में है, ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेसेस के साथ आपने काम किया है, काजल की वो कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? मैं बोला ना कि काजल के अंदर एक चीज़ अभी भी देखिए, मैं जो आपको पहले भी बताया था, अभी भी इनके कपड़े जो हैं वो एक जो इंडियन हमारा कल्चर है, जो हमारी सांस्कृतिक है और संस्कृति जो हमारी कहती है, वो इन्होंने फुल कपड़े पहनकर आपके सामने एक हीरोइन की तरह नहीं, एक आम इंसान की तरह, ये कभी पार्टिसिपेंट भी करती हैं तो वहाँ भी इनके जो कॉस्ट्यूम होते हैं वो एक हीरोइन की तरह नहीं, एक घर परिवार की महिला की तरह होती है। ये मुझे पसंद है, मेरे अपने कल्चर बहुत पसंद है, मुझे साड़ी बहुत पसंद है। हम चाहते हैं कि हमारी घर के औरतें, हमारे घर के परिवार और हमारे समाज की, ठीक है ग्लैमर की दुनिया में है वो अलग नेचर है और वो अलग बातें हैं कि हाँ इनको उसके हिसाब से जीना होता है, लेकिन जब आपको अपने हिसाब से जीना है तो कम से कम उस वक्त संस्कृति को फॉलो ज़रूर करना चाहिए और अपने कल्चर को हमेशा अपने मन में रखना चाहिए। तो वो इनके अंदर है, बाकी कुछ लोगों के अंदर नहीं है। तो मैं, अब सबके अपने जीवन है, मैं उनको बोल भी नहीं सकता कि आप ऐसा क्यों करते हो। उनके अपने पहनने का ढंग है भाई, उनको अपने जीने का स्टाइल है, उस पर मेरा कोई बंधन नहीं है भाई। जिसको पहनना है पहने, जिसको नहीं पहनना है वो न पहने, हमको कोई लेना देना नहीं है। मैं कंट्रोवर्सी नहीं चाहता। ये करती है तो मुझे अच्छा लगता है कि नहीं, ये एक संस्कृति को फॉलो करती हैं। ये नहीं कि यही है, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो फॉलो करती हैं। लेकिन मैं जहाँ तक इनके साथ काम करने का मेरा, इनकी टाइमिंग परफेक्ट है। दूसरी चीज़ नेचर, आर्टिस्ट बहुत अच्छी हैं। हमारे भाषा के ना हो के भी हमारे भाषा के लिए इन्होंने इतना कुछ दिया, उसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ पूरे गुजरात को, जो कि गुजरात से एक निकल के आई हैं और हमारे बिहार के भाषा को अपना बना लिया। तो एक दूसरे स्टेट की लड़की होकर और हमारे भाषा को और हमारे स्टेट को ये अपने गोद में ले लिए, अपने बच्चे की तरह हमारे स्टेट के लोगों को, और अपने एक बेटी होकर एक बेटी की तरह अपने स्टेट को प्रेजेंट करना, अपने बिहार के भाषा को प्रेजेंट करना, तो वो एक सराहनीय है काजल के लिए। गुजरात का एक बेटा देश संभाला और एक बेटा भोजपुरी इंडस्ट्री। अरे नहीं ऐसा नहीं है, वो देश की बातें अलग है। तू राजनीति में कहीं घुसा रहे हो भाई? राजनीति ठीक है, अलग मैटर है। गुजरात में बहुत सारे लोग हैं, ऐसा थोड़ी है। बिहार में बहुत सारे बाकी जगह के अफसर हैं, इसका मतलब है थोड़ी है जो वही चला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोगों का प्यार है। स्टेट कोई बुरा नहीं होता है, स्टेट के लोग भी बुरे नहीं होते। जिसकी जो क्षमता है वो क्षमता के हिसाब से अपनी पहचान बनाता है, चाहे वो बिहार का राज्य हो या, अब मैं बिहार के होकर और गुजरात में शूटिंग कर रहा हूँ, तो उसमें क्या लेना। जगह कोई बुरी नहीं होती, हमारे आचरण, हमारे बिहेवियर, हमारी चीज़ें जो हैं कितनी बड़ी है और हम अपनों के बारे में कितने सोचते हैं, ये मायने रखता है। केसारी और काजल, आप दोनों से जाना चाहेंगे, ये फिल्म कुली नंबर 1 और फिल्मों से क्यों खास है, इसकी यूएसपी क्या है? आपको क्या लगता है कि ये फिल्म मेरी और फिल्मों के कंपेयर में आपके दिल के बहुत करीब है? देखिए, हम डेली दाल चावल खाते हैं, डेली दाल चावल खाते हैं ना, लेकिन कभी कभी होता है ना कि जब हमारे घर में रसियाव पूड़ी बनता है ना, तो लगता है कि आज रसियाव पूड़ी है, जबकि वो भी चावल के ही बनते हैं, वो भी आटे से ही बनता है। ऐसा नहीं कि वो कुछ और चीज़ से बनता है, लेकिन उसके रूपरेखा अलग हो जाते हैं। तो हमें वो जब छठ का ठेकुआ जब हम खाते हैं ना, तो भी आटे से ही बनता है, वो भी चीनी डाला जाता है, तेल ही छाना जाता है। लेकिन कभी कभी वो छठ की ठेकुआ की जो प्रधानता है वो शायद हमारे जीवन में बड़ी हो जाती है। उसी तरह सिनेमा तो हम बहुत सारे सिनेमा करते हैं, लेकिन कुछ सिनेमा ऐसी होती है जो लगता है कि नहीं यार, हम अपने खुशी के साथ साथ पूरी दुनिया की खुशी के लिए किए हैं। तो एक माँ बाप का वेदना जो है,
जो माँ बाप की तड़प है, हम ये भी जिस दिन आई उस दिन सबको, जो अनाथ वृद्धाश्रम में थे सबको इसने साल गिफ्ट किया, सारे लोगों को कपड़े खरीदे। मेरे तरफ से भी जो हुआ मैंने कोशिश की उनको देने के लिए, उनके प्यार में रहने। हम लोग जितना देर रहते थे काजल और मैं, हमारा काम नहीं होता था, लाइटिंग होता था ना, तो हम उनके साथ बैठकर और गप्पे करते थे। लेकिन उस बीच में भी उनका यही रहना था कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे बेटे बहुत अच्छे हैं, मेरे नाती ऐसा है, मेरा पोता ऐसा है। उस वक्त समझ में आया कि ये उनसे दूर होके भी उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो कैसे हैं जो उनको अपने से दूर करके उनके बारे में नहीं सोच रहे। तो हम लोगों ने वो वृद्धाश्रम से ही लोगों को लिया, किसी आर्टिस्ट को नहीं लिया ताकि वो डायलॉग नहीं बोल पाएंगे, जी नहीं, हमें उनका दर्द बस बयां करना था उस सिनेमा में, और आप सबको सिनेमा में देखने को मिलेगा। के भी वो बहुत एंजॉय कर रहे थे और अपने आप को लाइक ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपने आप पे, हम अपने बल पे हम लोग जी रहे हैं, खुश हैं। सो वो लोग बहुत अच्छे से रहते, लेकिन वो अंदर से चीजें वेदना जो थी वो थी। हाँ, बट उनकी अपनों के लिए प्यार आता था और वो बताते थे कि नहीं बहुत बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, लेकिन वो चीज़ें उनकी आंखों में दिखती थी कि नहीं, आज भी अपने बच्चों से ही प्यार करते हैं। और दुनिया का हर माँ बाप अपने बच्चों के अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। देखिए, दो चीज़ बड़ी प्यारी होती है दुनिया में, अपना बच्चा और दूसरे की बीवी, बहुत खूबसूरत लगती है। इस फिल्म के डायरेक्टर लाल बाबू जी हैं, जो पहली फिल्म आपको लेकर जब मुहूर्त करत में जा दिया तो रो दिए थे, और आज अपना तीसरी फिल्म रिलीज कर रहे हैं, क्या चौथी फिल्म भी उनके साथ करने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, वो अच्छे इंसान है। देखिए, अच्छे डायरेक्टर, अच्छे इंसान के लिए साइन है उनके पास। आप अगर अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं कि मेरा बंधन है, हो सकता है जो उनका नेचर मेरे नेचर से मिलता है, और उनको बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी हम सेट पे लेट नहीं जाते। नहीं, एक्चुअली जैसे कि मैंने बताया, ये बहुत पंक्चुअल है अपने टाइम पे, एंड हमेशा टाइम पे आते हैं, और अगर ओवर टाइम करना भी पड़ता है तो ये करते हैं ताकि प्रोड्यूसर का ज़्यादा नुकसान ना हो। और अगर 25 डेज़ का शेड्यूल होता है तो हम 20 दिन में कंप्लीट करने की ये कोशिश करते हैं कि जल्दी निपट जाए, बिकॉज भोजपुरी का रिकवरी और सारा चीज़ सब लोग जानते हैं। सो ये कोशिश करते हैं, और हम लाइक मॉर्निंग में हम लोग शूटिंग स्टार्ट करते हैं तो 12-1 भी बज जाता है, 2 भी बज जाता है, फिर मॉर्निंग की शिफ्ट लगती है, हमारे टेक्नीशियंस, हमारे डायरेक्टर, सारे लोग सपोर्ट करते हैं। सो बस यही एक नेचर है इनका। हमारा शूटिंग कान में की गई थी, चोट लगा है रात कल इनके एक्शन में चोट भी लग गया, जो सामने इनके जो कर रहे थे इनकी पिटाई उन्होंने सच में इनकी पिटाई कर दी कल, बट फिर भी इन्होंने कंटिन्यू किया शो। बचाने के लिए आप पहुंची नहीं बचाने के लिए? मैं बचाने के लिए कैसे पहुंचूंगी? मैं गई थी वहाँ पे, मैंने इनको बोला नहीं हो रहा है तो आप संतुलन दे के आई। नहीं, मैंने कहा कि नहीं, अगर हो रहा है तो फिर आप मत करिए, कल कर लेंगे, ज़रूरी नहीं आज ख़त्म करें। बिकॉज उनको पेन हो रहा था, उनका मुंह भी नहीं खुल पा रहा था, बिकॉज यहाँ पे ज़ोर से उनका एड़ी जो होती है पैर की वो लग गई। बट इन्होंने फिर भी शूटिंग वो नहीं किया कि नहीं मैं नहीं करूँगा, इन्होंने किया फिर भी। और बस तो यही एक इनका नेचर है, जिस वजह से प्रोड्यूसर्स चाहते हैं कि हम कंटिन्यू इनके साथ ही फिल्में बनाएं। नंबर 1 शूटिंग रांची झारखंड में की गई थी, कैसा कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? वहाँ पे रांची के लोग बड़े खूबसूरत हैं। क्यों? समस्या ये है कि मैं किसी धरती को बुरा तो नहीं बोलता, लेकिन मेरी जो मिट्टी है, किसी की माँ बुरी नहीं होती है, लेकिन अपनी माँ होती है। एक बात तो मेरा कहने का मतलब कि झारखंड की धरती हमारी धरती है, यूपी, झारखंड और बिहार, और यहाँ के लोग जिस धरती पे हैं वो धरती को खूबसूरत बना देते हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि इनके अंदर प्यार बहुत होता है, इनके अंदर पैसे तो नहीं है, इनके अंदर बंगले गाड़ी घोड़े तो नहीं है, लेकिन इनके अंदर मोहब्बत है। मोहब्बत का बहुत बड़ा मैदान है जिस पे पूरी दुनिया क्रिकेट खेल सकती है। कोई भी एक्टर ये सोच के जाता ही नहीं है कि हमारी दुनिया नहीं है, बिकॉज एक्टर हर जगह जाते हैं और हर जगह उन्हें रहना है, और कम से कम 20-25 दिन तो 1 महीना तो रहना ही है, गुजारना ही है। तो हम वही सोच के जाते हैं कि हाँ, ये मेरा ही देश है, मैं यहीं की हूँ। सो हमें वही मैं कर लेती हूँ, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती हूँ कि हाँ, ये मेरे ही लोग हैं, सब यही है। काजल जी खेसारी लाल यादव को 300 बच्चे हैं, बताइए कैसे हैं? 300 बच्चे इनके हैं। 300 बच्चे अरे बात 300 बच्चे, मैंने पागल हो गई हो क्या तुम दूसरे जगह पे चली गई क्या भाई? बिहार यूपी में जितने भी बच्चे सारे इनके हैं, 300 नहीं है, बहुत ज्यादा है। नहीं, देखिए कोई जरूरी नहीं है हमें मानने के लिए। यस, ऑफ कोर्स, वही बातें हैं कि सारे बच्चे इनको बहुत मानते हैं और ये उनको अपना मानते हैं। सो अब लोग कहेंगे मैं भी किसी को मानती हूँ तो वो भी मेरे बच्चे हो जाएंगे, तो वो नहीं है। नहीं, But समस्या ये है ना कि जिनके कोई नहीं होता उनका खेसारी होता है। Respect. मैं कोशिश करता हूँ जैसे इस धरती पे कोई अनाथ पैदा तो नहीं हो,
और किसी को अनाथ बनने की ईश्वर ना करे कोई अनाथ बने। तो ये 300 बच्चे कैसे हैं आपके, जरा कुछ बताएंगे? बस मैं जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं उनको मैं अपना गोद में ले लेता हूँ कि ताकि वो मेरा बेटा है, वो मेरा बच्चा है। कोशिश रहती है मेरी कि उनको हर वो खुशी दूँ जो मैं अपनी कृति और ईश्वर को देता हूँ, और उनकी खुशियों के लिए कपड़े देना, पढ़ाई के खर्चे या कॉपी किताब, या उनकी खुशियों के लिए कभी कभी कुछ कुछ भेज देता हूँ। तो वो देखिए एक इंसानियत का फर्ज अदा करता हूँ। तो आज मदर टेरेसा क्या करती है, यही करती है ना। आज देखा जाए तो मोदी जी के भी 130 करोड़ बच्चे हैं। अगर वो पिता बन के, एक पिता ही है जो अपने बेटे के भविष्य के लिए सोच सकता है, तो आपको पिता जितना बनना हो बनिए, ताकि इस देश का विकास हो सके। क्योंकि एक बेटा अपने बाप के भविष्य के लिए सोचे या ना सोचे, वो वृद्धाश्रम भेज सकता है, लेकिन एक बाप और एक माँ, ये दो शब्द ऐसे होते हैं, और ये दो इंसान तो नहीं बोलूँगा इनको, ये दो भगवान ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को हमेशा वरदान देने का काम करते हैं। भस्मासुर भगवान शंकर को ही जलाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने वरदान दिया उनको। वो जानते नहीं थे कि ये जलाना शुरू करेगा मुझे ही, लेकिन उसके बाद भी ईश्वर की तरह हमारे माँ बाप होते हैं, और हर विधा वो करते हैं जो एक बच्चे की खुशी के लिए होती है। तो आप जब तक पिता बन के रहेंगे तब तक हर आदमी के दिल में आप विकास करते रहेंगे, हर लोगों के लिए विकास करेंगे। बस वो दोनों मेरे भाई हैं, और वो म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है, वो लोगों के प्यार में रहने वाले लोग हैं। म्यूजिक डायरेक्टर लग जाने से कोई म्यूजिक डायरेक्टर नहीं होता, जो कुछ सुपर स्टार लग जाने से कोई हीरो नहीं बन जाता है। तो मैं भी सुपर स्टार नहीं हूँ, मैं लोगों के दिल में रहने का काम करता हूँ। वैसे ही वो दोनों आज़ाद और श्याम, ये दोनों जो मेरे भाई हैं, उन्होंने कोशिश किया है अच्छा काम करने की। लोगों का प्यार मिलता रहेगा तो शायद वो दोनों बच्चे अच्छा काम करेंगे। ओके, एक सवाल जानना चाहेंगे। कई बार आप दोनों से पूछा गया होगा, आप दोनों स्क्रीन पे बहुत अच्छे लगते हैं, केमिस्ट्री ऑसम लगती है, पर कई बार ये अभी फालतू लग रहे हैं। नहीं मतलब केमिस्ट्री आपकी केमिस्ट्री ऑसम लगती है, बहुत ही अच्छे लगते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बट ये जो कई बार बातें सुनने को आती है कि खेसारी हमेशा अपनी फिल्मों के लिए काजल को रिकमेंड करते हैं, काजल हमेशा, ये कितना सही, कितना बिल्कुल गलत है। बिकॉज हमारी पेयरिंग लोगों ने पसंद करी है, और हमारी पेयरिंग के व्यूअर्स ज़्यादा है, और उसी बल पे जो डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स है वो हमें कास्ट करता है, ना कि कभी मैंने इनके लिए रिकमेंड किया है, ना ये मेरे लिए करते हैं। सो हम किसी के रिकमेंड पे चलते नहीं है एक्चुअली। और मैं उस समय भी आपको बताया था कि मैं क्या बोला, कि रिकमेंड से आप किसी को एक जगह भेज सकते हो, रिकमेंड से प्रधानमंत्री नहीं बनता है। रिकमेंड से चुनाव होने के बाद वोट पड़ते हैं तो कोई प्रधानमंत्री बनता है। ये दुनिया समझ ही नहीं पा रही है। कुछ लोग जो है, कुछ लोग, पूरी दुनिया नहीं, कुछ लोग जो है समझ नहीं पा रहे हैं। रिकमेंड से प्रधानमंत्री, और किसी के दिल पे रिकमेंड से कोई राज नहीं कर सकता। हम आपको बोलेंगे कि नहीं आप संजय भूषण जी के पास रहिए, आप रहेंगे? मेरे रिकमेंड से तो आप रहेंगे नहीं। आपकी अपनी विधा है, आपकी अपनी सोच है, आपका अपना परिवार है, आपकी अपनी फैमिली है, आप उसमें खुश रहती है ना। तो मेरे रिकमेंड से आप कहीं और कैसे खुश रह सकती हैं? तो रिकमेंड से काजल राघवानी को काम मैं नहीं दे सकता। मेरे कहने का मतलब कि जब दुनिया जानती है, जब इनकी रिकवरी नहीं होगी, जब इनको दुनिया पसंद नहीं करेंगे, इनका गाना आगे जाएगा नहीं, भागेगा नहीं, इनको लोग नकार देंगे, तो इनको मेरे रिकमेंड करने से काम नहीं मिलने वाला है। आज मैं आपको बता देता हूँ, इनके अपनी मेहनत, इनकी अपनी लगन, इनकी अपनी सोच ने यहाँ तक पहुँचाया है। तो मेरे रिकमेंड करने से मैं चाहूँ तो मैं पूरी दुनिया को हीरो और स्मार्ट बना दूँ। भाई मेरे रिकमेंड से अगर चीज़ें होती है, मैं ईश्वर थोड़ी हूँ, मैं भी एक आम इंसान इन्हीं लोगों की तरह हूँ, और इनके बीच का एक बच्चा हूँ। बस थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत किया तो मैं यहाँ तक पहुँच गया, और इनके दिल में बसने लगा, और इनसे प्यार हो गई मुझे। तो बात वो है, काजल राघवानी को ये बताइए जी, अगर रिकमेंड करना होता तो मैं मेहंदी से पहले नहीं किया होता इनको। मेहंदी में हम दोनों ने खूबसूरत अच्छा काम किया, डायरेक्टर ने अच्छा डिज़ाइन किया, प्रोड्यूसर ने अच्छा रिलीज किया, अच्छी सिनेमा बनाई, म्यूजिक डायरेक्टर ने अच्छा गाने दिए, कहानी अच्छा लिखा गया, एक राइटर ने अच्छी कहानी लिखी, तो जाके चीज़ें बड़ी हुई ना। उसमें दोनों कलाकार परफॉर्म अच्छा कर गए, रितु सिंह भी अच्छा परफॉर्म कर गई। तो हमारे कहने का मतलब कि ये बताइए कि मैं किसी का नाम तो नहीं लेता हूँ, बहुत सारे मैंने ऐसे सिनेमा किया है जो 4-4 फिल्म एक हीरोइन के साथ किया है, लेकिन आज तक वो स्टार नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई? मैंने इनके साथ मेहंदी किया, मेहंदी के बाद इनका भी नाम कितना बड़ा हुआ, मेरा भी नाम कितना बड़ा हुआ। तो बात वो नहीं है, आप जितना मेहनत करेंगे, तो इनका अपना मेहनत था ना,
इनका अपना मेहनत था, मेरा अपनी मेहनत थी। तो हर आदमी आज कैपेबल है, जो जितना मेहनत करता है, कोई दोषी नहीं होता कि मैंने उसको काम से हटा दिया। ये फालतू है, जिनको काम नहीं आता है ना वही ये बातें करते हैं कि मुझे इस सिनेमा से निकाला गया, मुझे इस सिनेमा से निकाला गया। अरे तुमको काम नहीं आएगा तो निकालेगा नहीं कोई, काम तो सीख लो पहले, काम तो आना चाहिए तुमको। और तुमने तो किया भी है मेरे साथ काम, मेरे साथ ही नहीं तुम बहुत सारे लोगों के साथ आपने काम किया है और आपने अपनी पहचान नहीं बनाई, तो आप दुनिया को दोषी कैसे बना सकते हो जी? हमारे जो पेयर है लोग भी पसंद करते हैं, हमारी पब्लिक फैंस जो है वो पसंद करती है। एंड हमारे कॉन्सेप्ट भी अलग होते हैं, सेम रेगुलर टाइप के नहीं होते। हम कभी वाइफ हस्बैंड बने हैं, कभी माता पिता बन गए हैं, तो कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बने हुए हैं। बट हमारे सारे कॉन्सेप्ट भी होते हैं, जो रोमांस भी होता है, सारा चीज़ हम लोग अलग डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं। सेम चीज़ें स्मूचिंग हो, ये हो वो हो, हमें मेरा मुझे लगता है कि हमारा कभी इनका स्मोच भी हुआ होगा। कभी मुझे नहीं लगता कि एक आध फिल्म में ऐसे कुछ हुआ होगा, सिर्फ टच करना बस इतना हाँ, ही। वो एक जो प्यार होता है, मैंने उस प्यार को महसूस आदमी किया है। ऐसा कभी नहीं हो कि हाँ इस कि फिल्म मैं में भी- स्मोच कर दूं, स्मोच से ही मेरा सिनेमा हमारे चलता है। क्या नंबर तरीका में भी है? ऐसा कोई सीन था, लेकिन फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि डिस्कस किया कि माता नहीं? पिता का वृद्धाश्रम के ऊपर स्टोरी है और हम लोग ये सब करेंगे अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग खुद ही ना बोल देते हैं। मैं इनसे भी बोलता हूँ कि नहीं यार, हम अपने बेटी के साथ में सिनेमा देखता हूँ ना, मुझे भी लगता है कि यार पापा क्या कर रहे हैं, तो वो चीजें नहीं करना है मुझे। और जिनके साथ स्मोच किया वो सिनेमा नहीं चला। और हम अब लोग- सोचिए, जिनके साथ मैंने स्मोच एक दो सिनेमा में किया है ना, वो घर पे बैठी हैं लोग, और उनके पास जिस काम तरह नहीं है। से जिसके साथ नहीं किया, तो देखिए आपकी अपनी पहचान खुद से होती है, उसमें कोई दोषी नहीं होता है। आपको अगर यहाँ 10 आदमी जानता है तो आपके अपनी मेहनत से जानता है ना। ऐसा कीजिए, ईदी का शुभकामनाएं। और हाँ, मैं तो दे दिया हूँ, एक बार और दे देता हूँ। और ईद की ढेर सारी शुभकामना, और आप सबको ईद मुबारक हो। जितने भी हमारे भाई प्यार करने वाले हैं, जितने भी हमारे, आप तो माता पिता की तरह हैं और हमारे लिए भगवान स्वरूप हैं आप, ईश्वर अल्लाह है, आप ही सब हैं। तो बस आप ईश्वर अल्लाह से यही प्रार्थना करता हूँ कि ईद का सेवई खा के और प्लीज़ कुली नंबर 1 को इतना प्यार दे दीजिएगा, जब हम आपके प्यार में डूब जाएं, डुबकी लगा लें, उसमें फांसी लगा लें आपके प्यार में। बस कोशिश हम, जिस दिन 5 तारीख को रिलीज ऑल ओवर इंडिया हो रही है, ऑल ओवर इंडिया हो रही है ये सिनेमा रिलीज, तो बस मैं चाहता हूँ कि इतना मोहब्बत दे दीजिए कि ऐसे ही मोहब्बत में आप सबका प्यार पाता रहूँ। और मैं आज फिर से बता देता हूँ कि मैं कोई राजनीति वाला आदमी नहीं हूँ। नेपाल में भी मैं किसी राजनीति के लिए जाता हूँ तो मैं उस व्यक्ति के लिए और उसके साथ जो राजनीति में जो मुझे देखने लोग आते हैं, मैं उनके प्यार के लिए जाता हूँ। और हर पार्टी के लोग मुझे प्यार करते हैं, इसलिए हर पार्टी के लिए जाता हूँ। किसी पर्टिकुलर पार्टी का मैं हूँ नहीं। मेरी पार्टी जो है मेरी जनता है, मेरे लिए भगवान आप है, मेरे लिए ईश्वर आप है, मेरे लिए मंदिर आप है, मेरे लिए मस्जिद आप है। मेरे लिए कोई पार्टी मायने नहीं रखता, बस आप मायने रखते हैं। आप जिस पार्टी में हैं, आप मेरे हैं, वो पार्टी मेरा नहीं है। थैंक यू। मोदी मैं काजल के एक्सप्रेशन देखती हूँ मोदी जी जितना बोलते हैं उससे अधिक आप अरे बोलते हैं। मोदी जी को मत बीच में लाओ, हमारी कुली का प्रमोशन चल रहा है। आप मोदी जी को बोल के फंसाओगे फिर। आप सबको हमारी तरफ से कुली नंबर के सारे वर्कर्स और सारे टेक्नीशियंस और सारी टीम की तरफ से ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब मत बोलना। प्रणाम। इनकी तरफ- अब ऐसे कर रही है ना, सुनिए, तो ये लोग भी कहेंगे जब खेसारी को काजल सिखाती है। अच्छा, ये जहन में था नहीं हमारे। आप नहीं, ऐसे करे नहीं, ऐसे करो जैसे हमारी माँ बाप करते हैं ना, बेटा हाथ जोड़ लो छोटी। मैं चाहती हूँ छठी मैया है। मैं चाहती हूँ आप कुछ बोलो, बस सिर्फ हाथ जोड़ो, मैं आपकी तरफ से बोल दे रही हूँ। अच्छा ये बताओ, मुझे ही प्यार करते हैं, आपके बोलने से मान ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा, करो ना। नमस्कार, प्रणाम। मैं वोट में मैं खड़ी है। खेसारी लाल यादव और मैं काजल राघवानी। आप सबको ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, लव यू ऑल।